नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। मौसम बदलने पर अक्सर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इस दौरान टॉन्सिलाइटिस की समस्या कई लोगों को परेशान कर सकती है। टॉन्सिल्स इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने से गले में खराश और दर्द जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं और ख़ासकर बच्चों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन इससे बचाव कैसे किया जाए, तो चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं आखिर टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और इससे बचाव कैसे करें। टॉन्सिलाइटिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मणिपाल हॉस्पिटल से कंसल्टेंट ओटोराइनोलॉजी डॉक्टर आशीष वशिष्ठ। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि टॉन्सिलाइटिस आखिर होता क्या है और इसके होने का क्या कारण है। देखिए, टॉन्सिलाइटिस से पहले सबसे पहले टॉन्सिल मैं बताना चाहूँगा क्या होते हैं। जी। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस तो टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया। ओके। टॉन्सिल्स जो हैं हमारे गले में दो ऑर्गन्स होते हैं गले के पीछे, और ये नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं जो जन्म से हमारे पास होते हैं, सब बच्चों में होते हैं। लेकिन और इनका काम होता है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करना। इनको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो हमारे इम्यून डिफेंस के सबसे आगे खड़े होते हैं, जो तो इनकी ज़रूरत हमें बचपन में होती है। और नॉर्मली जैसे हम बड़े होते हैं तकरीबन तकरीबन 6 7 8 साल तक, ये धीरे धीरे साइज में रिग्रेस कर जाते हैं, बिकॉज तब उनकी अहमियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स वो रोल ले लेते हैं। बट होता यह है कि कभी कभी या तो इस दौरान या इस टाइम के बाद, जब इन ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, तो इस वजह से ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। इसे हम ओके। कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ओके। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का आइटिस, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन। ओके। टॉन्सिलाइटिस के कॉमन फीचर्स होते हैं बुखार, गले में दर्द होना, खाना नहीं खाया जाना बिकॉज निगलने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं टॉन्सिलाइटिस के। ओके। डॉक्टर आशीष, मैं जानना चाहूंगा कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं। कॉमनली हम कहते हैं वायरल होते हैं और बैक्टीरियल होते हैं। ओके। बैक्टीरियल सबसे कॉमन एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ओके। उसकी वजह से होते हैं। और कुछ और तरह के टॉन्सिलाइटिस भी होते हैं जिसको हम, जैसे डिप्थीरिया है या कुछ और इन्फेक्शंस हैं जिसको विंसेंट्स एंजाइना कहते हैं। ये अनकॉमन इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर टॉन्सिल के ऊपर बहुत गाढ़ी एक थिक लेयर बन जाती है। कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकते हैं, बट कॉमन टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल और वायरल टाइप के होते हैं। ओके। डॉक्टर आशीष, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पास जो मरीज आते हैं वो कौन सी अपनी समस्या लेके आते हैं टॉन्सिलाइटिस की सबसे ज़्यादा। हमारे पास देखिए टॉन्सिल से रिलेटेड दो तरह की समस्या लेके ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं। ओके। एक तो आते हैं कॉमनली बच्चे या वो एडल्ट्स जिनको टॉन्सिल के इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं, कि उनको हर महीने या हर 2 महीने में एक बार गला खराब, बुखार, बहुत ज़्यादा पेन, जिससे कि वो काम पे या स्कूल पे नहीं जा पाते, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एक तो कैटेगरी इन पेशेंट्स की है। दूसरे कैटेगरी के पेशेंट्स बच्चे और जवान दोनों इस कैटेगरी के आते हैं जब टॉन्सिल इन्फेक्शन तो इतना नहीं करते, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल टाइम पे सोने में तकलीफ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब सोते हुए बहुत खराटे आना या नींद खुल जाना, या फिर इतने बड़े हो जाएं कि खाना निगलने में बैकग्राउंड में ही वो तकलीफ देने लगे। तो ओके। ये दो बेसिक सिम्टम्स हैं, एक को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, एक को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। ओके। डॉक्टर आशीष, इसके अलावा मरीजों को इस बीमारी में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, दिक्कतें बेसिकली दो तरह की होती हैं। जब भी जी। कोई इन्फेक्शन होगा तो उसमें बुखार, पेन, निगलने में परेशानी होगी। जी। कभी कभी इन टॉन्सिल्स में या इन टॉन्सिल्स के अराउंड पस भी पड़ जाती है, जो पस निकालनी पड़ जाती है हमें सर्जिकली। दैट कैन समटाइम्स बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो एक प्रॉब्लम है। और जैसा बताया मैंने, दूसरे जो परेशानियां ये टॉन्सिल क्रिएट करते हैं हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में, वो हैं कि ये सोते हुए हमारी सांस को रोकते हैं, रुकावट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग। मतलब हमारी नींद ठीक नहीं होती, सांस पूरी नहीं आती, रात में काफी बार सांस खुल जाती है और खराटे बहुत जोर के आते हैं इससे। डॉक्टर आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या बदलते मौसम में व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो सकती है
और ये समस्या किन लोगों को सबसे ज़्यादा देखी जाती है? देखिए, टॉन्सिलाइटिस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात पब्लिक को पता होनी चाहिए इन जनरल, वो ये है कि टॉन्सिलाइटिस सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके अंदर टॉन्सिल होते हैं। ओके, तो अगर कोई बड़ा हो चुका है, 8-10 साल की उम्र से ऊपर हो गया है और उसके टॉन्सिल अब रिग्रेस कर गए हैं, तो उसको टॉन्सिलाइटिस नहीं होता, उसको फेरिंजाइटिस होता है, व्हिच इज़ नॉर्मल नॉर्मल गला खराब जिसको हम बोलते हैं। उसमें भी बुखार और गला और पेन हो सकता है, बट टॉन्सिल से डिफरेंशिएट हम इसलिए करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस का जो पेन और बुखार होता है, वो कंसिडरेबली ज़्यादा होता है एज ओके, कम्पेयर टू अ नॉर्मल गला खराब और फेरिंजाइटिस। ओके, नॉर्मल गले खराब में, फेरिंजाइटिस में मोस्टली हमें कुछ खास दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पेन किलर्स या कुछ गार्गल्स वगैरह से हम ठीक हो जाते हैं। बट टॉन्सिलाइटिस इज नॉट लाइक दैट। टॉन्सिलाइटिस में जनरली हमें एंटीबायोटिक्स की और हैवी एंटीबायोटिक की जरूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती है। ओके। तो तो इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं पेशेंट्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस विज़ावी जिनको नॉर्मल गला खराब है, इसको हम कहते हैं फेरेंजाइटिस। ओके, तो डॉक्टर ये तो हमने जाना कि बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये समस्या सेम ही रहती है या फिर बच्चों में इसके लिए कुछ कारण होते हैं? और इससे अगर नहीं, होते लगभग हैं तो फिर इससे बच्चों को बचाव कैसे करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें एक्चुअली कुछ खास नहीं कर सकते। हमारी आजकल की लेटेस्ट रिसर्च जो दिखाती है कि टॉन्सिल्स किन बच्चों में बढ़ेंगे, जी, नहीं बढ़ेंगे, ये प्योरली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जेनेटिक है। जी, आप काफ़ी बार देखेंगे कि जिन बच्चों को टॉन्सिल बड़े होते हैं या बार-बार इन्फ्लेम होते हैं, उनको पेरेंटल हिस्ट्री भी होती है। फादर या मदर की सिमिलर हिस्ट्री बचपन में टॉन्सिल ऑपरेशन या बड़े हुए थे या उनको ऑपरेट कराना पड़ा, तो बच्चों के भी होता है। आजकल के टाइम में टॉन्सिल्स का एक लिंक ओबेसिटी से भी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी से। जिन बच्चों में मोटापा ज़्यादा होता है, उन बच्चों में हम लोग टॉन्सिल्स ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा बड़े हुए होते हैं साइज़ में, ओके, ये भी चीज़ देखते हैं। जहाँ तक बात रही मौसम की, मौसम का लिंक बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस से नहीं है, वो ऑर्डिनरी गले खराब से है। जब भी मौसम बदलता है, एनी काइंड ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस आर कॉमन। उसमें अगर किसी को टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कंसिडरेबली ज़्यादा सीवियर होता है। ओके, ज़्यादातर तो हम बच्चों और एडल्ट में देखते हैं, वो ये होता है कि टॉन्सिल जिनके होते हैं, वो कुछ तरीके के खाना नहीं खा पाते। जैसे खट्टा खाना होता है, पिकल्स होते हैं, अचार होता है या लेमन। बहुत पेशेंट्स को इन चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है बिकॉज़ ऐसी कोई चीज़ खाते ही उनके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो ओके, वो कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ओके। तो ये किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है? नहीं, जनरली नहीं, एलर्जी का इसमें कोई खास रोल नहीं है। ओके। डॉक्टर आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे ये, यदि किसी व्यक्ति को ये परेशानी है तो उन्हें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, स्पेशली उन्हें जिन्हें बार बार ये समस्या होती है, जैसे कि अभी आपने बताया भी था? देखिए, फूड एलर्जीज़ बहुत कॉमन है। जो हम कॉमनली देखते हैं कि हमारे पेशेंट जिनको टॉन्सिलाइटिस बार-बार होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी खट्टे खाने से होती है। ओके, जिसमें आप टोमेटो केचअप्स, चटनियाँ, सॉस, दिस काइंड ऑफ फूड्स आर देयर। अगर बहुत ठंडा आप कुछ ले रहे हैं, तो उससे हो सकता है। लेकिन जनरली हम बताएँ तो आजकल के मॉडर्न टाइम में हम अपनी तरफ से किसी को कोई खास परहेज़ सजेस्ट नहीं करते। क्योंकि ये जैसे बताया मैंने कि इसका बहुत बड़ा रीज़न जेनेटिक है। किसके टॉन्सिल कब इन्फ्लेम होंगे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो एक्सेसिव प्रिकॉशंस हम नहीं सजेस्ट करते। हाँ, किसी को टेंडेंसी है तो स्पेशली अराउंड वेदर चेंज हम कह देते हैं कि आप थोड़ा-सा खट्टा खाना अवॉइड कीजिए या प्रोसेस्ड खाना अवॉइड कीजिए। बट एज़ अ रूल हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रिकॉशंस में बिलीव नहीं करते। ओके। डॉक्टर, हमने प्रिकॉशन के बारे में जाना, सिम्टम्स को जाना, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जब गले में किसी को भी दर्द हो, जी, तो या आपको लगे कि आपको टॉन्सिलाइटिस है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना लें और केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ ना पूछें, ये कॉमन ट्रेंड है। आप किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे वो ईएनटी डॉक्टर्स हों, चाहे वो फिजिशियंस हों, वो आपको ठीक दवाई देंगे। और इस ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट तो होती है जो अक्यूट फेज में देते हैं। अगर आपको बुखार हो गया है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है, पस पड़ गई है, तो वी गिव यू एंटीबायोटिक्स। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस में सूट करती है, उसके हिसाब से हम लोग उस बैक्टीरिया को ध्यान में रख के एंटीबायोटिक्स देते हैं। करीबन 5 दिन, 7 दिन, कभी-कभी 10 दिन भी देनी पड़ती है। ये तो इलाज हुआ उस स्पेसिफिक एपिसोड का। जी, लेकिन अगर कभी-कभी उसके बाद अगर हम क्रोनिक इश्यूज को डील करते हैं, जो लंबे समय से हो रहे हैं, तो वहाँ हम सर्जरी का उपयोग भी कभी-कभी करते हैं। ओके। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने सर्जरी की बात कही, मैंने एक जगह पढ़ा था और मैं पढ़ भी रहा था, उसे प्रॉपर तरीके से मैं समझ नहीं पाया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें टॉन्सिलेक्टोमी नाम की एक सर्जरी होती है,
जिससे ये टॉन्सिल निकाल दिए जाते हैं। तो ये सर्जरी कब की जाती है, कब इसकी नौबत आती है? आपने ठीक पढ़ा है। टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी का मतलब है कि टॉन्सिल्स को निकाल देना, जी। दोनों टॉन्सिल्स को। इनके हम ब्रीफ दो मेन इंडिकेशंस होते हैं। पहला तो तब करते हैं जब किसी को टॉन्सिल के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हों। अगर मैं बताऊं तो हमारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि अगर किसी को साल में 6 बार से ज़्यादा गला खराब हो रहा है और उसमें हर एपिसोड को हम कहते हैं कि बुखार भी हो रहा है और गले में खासा दर्द भी हो रहा है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम मानते हैं कि इतने ज़्यादा मेडिकल कोर्सेज से बेटर है कि टॉन्सिल सर्जिकली निकाल दिए जाएं, बिकॉज बार बार गले का खराब होना और दवाइयों का इस्तेमाल होने से बॉडी को और भी नुकसान पहुंचते हैं। ओके। वो हम नहीं चाहते। तो ओके। एक तो ये इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन आजकल थोड़ी कम हो गई है बिकॉज एंटीबायोटिक्स ने रिजल्ट्स हमारे इंप्रूव कर दिए हैं। ओके। दूसरा इंडिकेशन जो है टॉन्सिल निकालने का, टॉन्सिलेक्टमी का, जो आजकल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है OSA। OSA मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब जब किसी के टॉन्सिल गले में इतने बढ़ जाते हैं कि वो सांस का रास्ता ही रोक देते हैं, वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो उस कंडीशन में हम लोग सर्जिकली टॉन्सिल्स को रिमूव करना प्रेफर करते हैं। ओके। ताकि सांस का रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाए, चौड़ा हो जाए। ओके। डॉक्टर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोग अक्सर क्या करते हैं, घरेलू इलाज करने लगते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं अगर उनका गला ख़राब होता है। तो ये कितनी हद तक सही है? और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बदलते मौसम में अपने गले से संबंधित परेशानियों का जो इलाज है वो कैसे किया जाए, या फिर उसका ख्याल कैसे रखा जाए अपने गले का? देखिए, घरेलू नुस्खों में गर्म पानी का यूज़, गर्म पानी पीने के लिए, जी। ये ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम जो सजेस्ट करते हैं लोगों को, जब टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है या कुछ लोग जो प्रोन हैं, वो लोग वार्म वाटर और सॉल्ट से गार्गल्स कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। उससे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है। बट उसको छोड़ के बाकी नुस्खे और काढ़े और हर्ब्स, उनके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज एलोपैथी में उनका कोई खास यूज़ नहीं है। ओके। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। बट जो घरेलू चीज़ों में जो चीज़ें काम करती हैं वो बेसिकली हैं नमक वाले पानी से गार्गल्स करना। ओके। और वो डेफिनेटली काम करता और है। बदलते मौसम में अपने गले का ख्याल कैसे रखा जाए? ध्यान रखा जाए ताकि थोड़ा सा, बहुत ठंडा है कुछ ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जो सडनली फ्रिज का पानी या आइस वाटर, जी। इसको अवॉइड करें। ये कॉमन कारण है गला गला खराब होने का। ओके। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमने अपने एक्सपर्ट से जाना कि टॉन्सिलाइटिस की समस्या आखिर क्या होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो यदि आपको भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या से जुड़े कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.